सेक्शन 54 एग्जम्पशंस ऑफ कैपिटल गेन्स के डिस्कशन के बाद आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 54G। दिस इज द कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स इन केस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू नॉन अर्बन एरिया। यहां पे क्या है कि आपके पास एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है और वो खास करके अर्बन एरिया में है। और अर्बन एरिया से, और आपको पता है कि आजकल जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे बहुत ज्यादा कंजेशन हो रही थी, और उस कंजेशन में क्योंकि हर कोई जो था वो बिजनेस या कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहां स्टेब्लिश करता था, अर्बन एरिया में। अब कंजेशन की वजह से ट्रैफिक जैम्स, और अब जब वहां पे लोग रहेंगे तो नेचुरली वहां पे अकोमोडेशन, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो गई, पोल्यूशन, ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस, इस तरह से बहुत सारी बातें जो थी वो उभर के आई। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम जितनी भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स हैं उनको अर्बन एरिया से बाहर निकाल दिया जाए। आपको याद होगा दिल्ली में ऐसा ही था। अब दिल्ली से बाहर जो है वो लोग जो है आप बिजनेस शिफ्ट कर गए हैं, और अभी भी अगर आप देखें तो रेजिडेंशियल एरिया से इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को अलग करके कई जगह पे इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप किए गए हैं, कहीं पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं, और कई जगह जो है रूरल एरियाज में, जिसकी वजह से क्या है कि एक तो बैलेंस रीजनल ग्रोथ रहे अर्बन और नॉन अर्बन एरिया के बीच में, कंजेशन ना हो, और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी कम रहे, और लोगों को जो हो सकता है कि जो जॉब्स हैं उसके लिए उनको मेट्रोपॉलिटन सिटीज या शहर की तरफ नहीं भागना पड़ेगा। तो ये कुछ एक पॉइंट्स बाय कीपिंग इन व्यू, ये जो सेक्शन 54G में इनकम टैक्स एक्ट ने भी कोशिश करी है कि हम भी उन बिजनेस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स को जो अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरियाज में शिफ्ट करना चाहते हैं उनके लिए हम भी कुछ हेल्प करें। तो इसलिए उन्होंने 54G के अंदर जो है वो एक एग्जम्पशंस दे दी गई है। तो आइए पहले हम 54 का जो लॉजिक था हुआ, जो उसका जो पर्पस है वो हमने डिस्कस किया। तो क्या क्या होगा, कैसे एग्जम्पशन मिलेगी, कौन सी एसेट बेची जाएगी, कौन सी एसेट ट्रांसफर की जाएगी, कौन सी एसेट जो है वो खरीदी जाएगी, कितना लॉक इन पीरियड होगा, ये सारी बातें जो है हम 54G के डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने कहा, द पर्पस इज टू प्रमोट डीकंजेशन ऑफ अर्बन एरियाज एंड बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। नहीं तो यहां पे शहर की ग्रोथ ज्यादा हो रही थी, या जो स्टेट में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ज्यादा थी वहां पे ग्रोथ ज्यादा हो रही थी, और जो रूरल एरिया है वहां पे जो थी वो ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। इसलिए जो रीजनल ग्रोथ का जो इम्बैलेंस था उसको खत्म करने के लिए, ये बैलेंस बनाने के लिए 54G में ये प्रोविजन किया गया। एसएससी कवर्ड ऑल एसएससी, इंडिविजुअल हो, हिंदू अनडिवाइड फैमिली हो, एलएलपी हो, कंपनी हो, फर्म हो, जो भी हो। एग्जम्पशन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एसेट, यानी कि ओरिजिनल एसेट, कौन सी एसेट को आप ट्रांसफर करोगे। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, एसेट में भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल, यानी कि दोनों के ऊपर, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो, दोनों के ऊपर जो है ये एग्जम्पशन मिलेगी 54G की। कैपिटल एसेट शुड बी, अब ये इंपॉर्टेंट है, मशीनरी या प्लांट या लैंड या बिल्डिंग, क्योंकि यही चार बातें हैं जिसके ऊपर हमारी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग टिकी होती है, यही कोर प्रोडक्ट्स हैं। और एनी राइट्स इन लैंड और बिल्डिंग, एक ये है, क्योंकि हो सकता है लैंड आपकी ना हो लेकिन बिल्डिंग आपकी ना हो, लेकिन आपने उसमें राइट्स ले रखे हो, उस केस में। तो इसका मतलब है मशीनरी, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। अगर शॉर्ट में बोलूं तो ये बोल सकता हूं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और उसमें जो राइट्स है जो कि जनरली किसमें यूज हो रहा है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में। एसेट शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेसेस ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। लो जी, जो बात हमने ऊपर डिस्कस करी आपसे, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सब्जेक्ट टू सिचुएटेड इन अर्बन एरिया, और वो जो आपकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है वो इस टाइम कहां पे होनी चाहिए, अर्बन एरिया, यानी कि कौन सा हुआ अर्बन एरिया, विद इन द लिमिट्स ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, द ट्रांसफर शुड बी इफेक्टेड इन द कोर्स ऑफ और इन कंसिक्वेंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ सच इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग टू एनी एरिया। ऐसे नहीं शिफ्ट कर देना आप, ऐसे नहीं ट्रांसफर होगी, इसमें होगी कि आपका
जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो ट्रांसफर तभी हो रही है क्योंकि आप शिफ्टिंग कर रहे हैं। अगर शिफ्टिंग है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की और किसी दूसरे एरिया को, अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरिया को, तो वो वाली एसेट जो है इसमें कवर होगी। क्लियर है जी बात आपकी? तो ये अगर बातें हैं आपके पास, तो ये ओरिजिनल एसेट की हमने जो बात करी है उसकी ट्रांसफर के ऊपर आपको एग्जम्पशन मिलेगी। तो क्या क्या कंडीशंस होंगी एग्जम्पशन लेने के लिए? तो एग्जम्पशन लेने के लिए जो हमारे पास कंडीशंस हैं, स्पेसिफाइड कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस शुड बी इनकर्ड। इसका मतलब है नई एसेट के ऊपर आपने कॉस्ट और एक्सपेंसेस दोनों है, देखना जरा। एक्सपेंसेस में assessee should incur cost and expenses for the following purposes। क्या क्या? परचेज ऑफ न्यू मशीनरी और प्लांट। अब देखिए गया क्या, मशीनरी और प्लांट। एक्वायरिंग बिल्डिंग और लैंड और कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। या आपने लैंड ले रखी है या बिल्डिंग ले रखी है। अगर लैंड ले रही है तो उसके ऊपर आपने बिल्डिंग परचेज नहीं करी लेकिन उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो भी खर्चा होगा वो भी कवर होगा। शिफ्ट द ओरिजिनल एसेट एंड ट्रांसफर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच अंडरटेकिंग। जितने भी शिफ्ट किया आपने ओरिजिनल एसेट्स को और एस्टेब्लिशमेंट्स अंडरटेकिंग को जो है वो जो एस्टेब्लिश कर रहे हैं आप नई जगह पे, तो उससे रिलेटेड अगर आप कोई भी एक्सपेंसेस इन कर रहे हैं स्पेसिफाइड इन द स्कीम फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो वाले एक्सपेंसेस में इसमें कवर हो जाएंगे। तो तभी हमने क्या लिखा है जी, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, अब आप ये जो खर्चा है वो कितने टाइम की पीरियड के अंदर करेंगे? तो ये देखिए, ये हमारे पास टाइम पीरियड है और मान लीजिए कि ये हमारे पास डेट ऑफ ट्रांसफर आ रही है। दिस मे बी द डेट ऑफ ट्रांसफर। अगर ये डेट ऑफ ट्रांसफर है तो उसके बाद 1, 2, 3 जो भी है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये वाला जो ईयर होता है ये एक तरह से कौन सा होता है जी, ये 0 होता है। अगर 0 है तो उस केस में ये देखो 0 है, तो अब मेरे पास क्या आ गया, ये वाला -1, राइट। और यहां से लेकर ये जो है मेरा 0, -1, और यहां पे ये कौन सा आ गया जी मेरा +1, ये आ गया मेरा +2 और ये आ गया मेरा +3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे डेट ऑफ ट्रांसफर के 1 ईयर बिफोर एंड 3 ईयर्स आफ्टर। क्लियर है जी बात अब यहां पे? ओके, तो 1 ईयर बिफोर 3 ईयर्स आफ्टर के बीच में जो है वो क्या हो जाना चाहिए, नई एसेट जो मैंने आपको बताया, नई मशीनरी और प्लांट परचेज होनी चाहिए, बिल्डिंग और लैंड खरीद करके उसके ऊपर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो जानी चाहिए, और जो शिफ्टिंग से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस इनकर किए गए हैं जिसको कि स्कीम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिट किया है, अगर आपने ये कंडीशन फुलफिल कर दी तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो सिंपल सी बात हो गई, ये वाली प्लांट मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी जो एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट था, और नई जगह पे आपने एस्टेब्लिश कर ली, और वहां पे आपने नई मशीनरी और प्लांट खरीद करके बिल्डिंग और लैंड खरीद करके, ये लैंड किराए पे लेकर के बिल्डिंग आपने उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट कर दी है। ओके, तो कितना, क्या अमाउंट शुड बी डिपोजिट इन द स्कीम ऑफ डिपोजिट? यस, इसी टाइम पीरियड के बीच में जो है कब तक होना चाहिए, आपके द्वारा ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139। और आपको पता है कि ये जो आपका 0 ईयर होता है, यहां जैसे जो है आपके पास क्या होती है फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जैसे 30/7 जो भी है नेक्स्ट ईयर का, तो इस यहां से लेकर के यहां तक ये जो अमाउंट है वो डिपॉजिट हो जाना चाहिए। अगर ऐसी है तो इसका मतलब है कि द पर्सन कैन ऑल्सो अवेल द बेनिफिट ऑफ द कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। व्हाट आर द एग्जम्पशंस व्हिच आर एप्लीकेबल? लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट और अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, इन दोनों में से जो लेसर अमाउंट होगा। अब यहां पे जो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है, या जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट कर रखा है उसके ऊपर, फिर हम अगर डिपॉजिट कर रखा है तो हम 3 साल के बाद जो है जाएंगे और फिर देखेंगे कि कितना अनयूटिलाइज्ड है और कितना यूटिलाइज्ड है। अगर यूटिलाइज्ड है तो ओके है, अनयूटिलाइज्ड है तो क्या होता है, तो उसके केस में जो एग्जम्पशन दे रखी होती है वो आपकी सरेंडर करके जो है वो रिवर्स हो जाती है। तो व्हाट इज द लॉक इन पीरियड? जो नई एसेट नई जगह पे आपने प्लांट एंड मशीनरी लैंड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रही है, वो 3 साल के अंदर अंदर आपके द्वारा वो ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज द लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, जो कि हम एज यूजुअली अभी तक हम डिस्कस करते आए। द लॉक इन पीरियड जो हमने 54 में भी डिस्कस किया था
कि कैसे जो है वो कैपिटल गेन बन जाता है। सेम प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड। तो अगर हम जल्दी से इसकी डिस्कशन करें 54G की, तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो वह जो टेबल है हमारा 54G, NESSC क्या होगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट दोनों है। क्या होना चाहिए, लैंड बिल्डिंग, कौन सी एसेट ट्रांसफर होनी चाहिए, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन अर्बन एरिया होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट किस में होनी चाहिए, न्यू लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी टू शिफ्ट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग टू नॉन अर्बन एरिया, ठीक है। 1 year बिफोर 3 years आफ्टर होना चाहिए। कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल है। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन क्या होगा, लोअर ऑफ द कैपिटल गेन एंड अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लेस, और लॉक इन पीरियड इज दैट इज 3 years। तो ये हमारी एक तरह से जब आप एक्सपर्ट होगे थ्योरेटिकली तो ये आपकी समरी जो है वो बन गई। लेकिन अब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और 54G की जो डिस्कशन है वो भी अब हम कर लेते हैं। तो चलिए आपका कॉन्फिडेंस जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग करते हैं। तो लेट अस मूव, एक क्वेश्चन करते हैं। तो स्मार्ट लिमिटेड ओन्स ए फैक्ट्री, राइट, दैट इज engaged in the manufacture of electronic components, ठीक है जी। द फैक्ट्री इज लोकेटेड इन एन अर्बन एरिया विद इन द सिटी ऑफ द दिल्ली, ओके। इसका मतलब म्यूनिसिपल जो भी काउंसिल है उसके अंदर है। एज पर द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट द फैक्ट्री इज शिफ्टेड टू अ रूरल एरिया, ठीक है जी, नॉन अर्बन हो गया। एज ए consequence the following assets are transferred during 2019-20 previous year, ओके। तो क्या क्या हुआ, अब एसेट अक्वायर्ड इन, ये थी हमारी कब अक्वायर की है, ये है हमारे पास ईयर, और सेल प्रोसीड्स। तो प्लांट एंड मशीनरी एसेट अक्वायर्ड की थी 2006-07 में, लैंड अक्वायर करी थी जून 2003 में, और बिल्डिंग अक्वायर करी थी 2006-07 में, अच्छी, ओके। तो व्हाट आर द सेल प्रोसीड्स, इसको ट्रांसफर करके हमें क्या मिला, प्लांट एंड मशीनरी से 10 लाख मिला, लैंड से 10,90,000 मिला, और बिल्डिंग से 12 लाख मिला। रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 1 April 2019, आपको याद आ गई होगी, डेप्रिशिएबल एसेट्स। हमने एसेट्स को 3 कैटेगरी में बांटा था, एक थी हमारे पास स्पेशल मोड, दूसरी थी अदर देन स्पेशल मोड, और तीसरी थी डेप्रिशिएबल एसेट। और आपको हमने बताया था कि डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, और उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है दैट इज ओनली द रिटन डाउन वैल्यू, जस्ट ए रिवीजन है। तो इसकी रिटन डाउन वैल्यू दे रखी है 2 की, तो लैंड की तो रिटन डाउन वैल्यू, क्योंकि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, तो इसलिए इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दोनों की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तीनों की, प्लांट एंड मशीनरी की 6 लाख है, लैंड की 3 लाख है, और ये 10 लाख है। ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, क्योंकि जब आपके पास रिटन डाउन वैल्यू दे रखी है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का लॉजिक नहीं बनता। लेकिन लैंड का हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए, क्योंकि हम इसकी डेप्रिसिएशन हम इसके ऊपर चार्ज नहीं करते। अमाउंट इन्वेस्टेड ड्यूरिंग दिसंबर 2019 ड्यू टू शिफ्टिंग, अब क्या हुआ कि इन्होंने फैक्ट्री को शिफ्ट कर दिया, तो उसके ऊपर जो अमाउंट इन्वेस्ट किया उन्होंने 8 लाख रुपए प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, 2 लाख रुपए लैंड के ऊपर, और बिल्डिंग के ऊपर जो है 5 लाख रुपए खर्च किया। कहता कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 इफ CII फॉर 2003-04 इज 109, 6-7 122 एंड 19-20 इज 289, राइट। तो चलिए जी अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कंप्यूटेशन, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए था जी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, राइट। तो हमारे पास क्या दे रखा है, सेल प्रोसीड दे रखा है। तो लो जी, ये 10 लाख, और ये 10,90,000, और ये 12 lakhs। अब लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेकिन जहां पे मेरे पास डेप्रिशिएबल एसेट होती है वहां आपको पता है कि हम क्या लेते हैं, रिटन डाउन वैल्यू। तो रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 1 April 2019 4,40,000, और यहां तो हम नहीं लेंगे क्योंकि यहां पे तो हमें ये लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, इसलिए दिस इज नॉट ए डेप्रिशिएबल एसेट। और बिल्डिंग के ऊपर जो रिटन डाउन वैल्यू है दैट इज 7,32,500, ओके। और आपको पता है कि जब हमारे पास रिटन डाउन वैल्यू होती है तो हम उसकी इंडेक्सिंग नहीं करते हैं। लेकिन लैंड जो है हमने परचेज करी है 2003 में और ट्रांसफर करे 19 में, इसका 24 महीने के से ज्यादा है, तो इसके ऊपर हमें इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हैं, तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन
लैंड की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है दैट इज 3 लाख रुपीज इनटू CII ऑफ दैट ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड। और वो जो एसेट्स आपने ट्रांसफर करी हैं वो ट्रांसफर ड्यूरिंग, वो लिखा है ऊपर 1920, तो हमें CII ऑफ 1920 का मिल गया 289, CII ऑफ दैट ईयर इन विच द एसेट इज एक्वायर्ड, और ये जून 2003 में एक्वायर करी है, और 2003-4 का जो CII है 109 है, इसलिए मेरे पास ये 109 आ गया। तो ये इसकी हमने रिटर्न डाउन वैल्यू लेस करी है, तो इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं था। इसलिए अब लैंड की अगर मैं इंडेक्सिंग कैलकुलेट करूं तो ये मेरे पास आ रहा है 7,95,413 रुपीज। तो आपको जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि जो भी डेप्रिशिएबल एसेट होती है उसके ऊपर क्या होता है जी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बिफोर एग्जम्पशन। तो 10 लाख में से 440, 5,60,000, इसमें 12 लाख से 7,32,000, 4,67,500। तो मेरे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टोटल हो गया, इन दोनों का टोटल करूं तो 10,27,500 हो गया। और ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसके ऊपर हुआ, इसके ऊपर नहीं हुआ, इसके ऊपर नहीं हुआ, लैंड के ऊपर हुआ। तो 10,90,000 से 7,95,413 जो इंडेक्सिंग करके आया 2,94,587। तो इसका जो टोटल है वो भी 2,94,587। तो मेरे पास जो टोटल कैपिटल गेन हो गया लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, क्योंकि अभी हमने 54G में मैंने इकट्ठा क्यों कर दिया, क्योंकि अभी अभी आपने डिस्कस किया हमने कि दोनों के ऊपर, शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है 54G, इसलिए मैंने इसको टोटल कर दिया। तो टोटल कर गया 13,22,087 आता है। ओके, अब हमारे पास जो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54G, क्योंकि उसने शिफ्टिंग करी है तो उसने कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो ये देखिए 8 लाख प्लांट एंड मशीनरी है, तो मैंने 8 लाख लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। लैंड के ऊपर उसने इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपीज, तो लैंड के ऊपर हमने लिख दिया 2 लाख रुपीज। उसके बाद बिल्डिंग के ऊपर हमने खर्च किया 5 लाख रुपीज, तो बिल्डिंग के ऊपर भी आ गया हमारा 5 लाख रुपीज। इस तरह से हमारे पास जो टोटल हमने इन्वेस्टमेंट करी है वो है 15 लाख रुपीज। और अभी हमें आप पता है कि ये 15 लाख और 13,22,087 में से विच एवर इज लेस। तो सिंस द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट, सो एंटायर कैपिटल गेन इज एग्जम्प्टेड। क्योंकि दोनों में से लेसर कौन सा है, यही है, इसलिए ये भी 13,22,087। तो कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स दैट इज आल्सो नील। तो आई होप कि आपको अब जो 54G है वो 54G का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि 54G की जो एग्जम्पशन है वो कैसे मिलती है। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 54GA के। ओके, 54GA exemption of capital gain on transfer of assets in case of shifting of industrial undertaking from an urban area to any special economic zone। तो देखिए ये मिलता जुलता है GSA, बस सिर्फ फर्क क्या है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि अब गवर्नमेंट के द्वारा कई जगह पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो डेवलप कर दिए गए हैं, जहां पे सिर्फ इंडस्ट्रीज ही एस्टेब्लिश हो जाती हैं और बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए गए हैं कंपनीज एक्ट में भी और गवर्नमेंट के द्वारा भी। तो उसी तरह से इनकम टैक्स एक्ट ने भी इसमें हेल्प करी है बाय गिविंग द एग्जम्पशंस। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि इसका जो पर्पस है वो यही है, कंजेशंस खत्म करना, जो कि मैंने 54G में आपसे डिस्कस किया। तो हु कैन क्लेम एग्जम्पशन, एनी एसएससी, विच स्पेसिफिक एसेट इज एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन, कौन सी ऐसी एसेट है, तो ऑन ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग, जो अभी हमने आपसे डिस्कस करी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी। और ये किसका पार्ट है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का पार्ट है। और इन एसेट्स को हम कहां शिफ्ट कर रहे हैं, दीज एसेट्स शुड बी ट्रांसफर्ड इन ऑर्डर ऑफ शिफ्ट एंड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो है हम लेके जा रहे हैं, राइट। अच्छा, अब उसके बाद है कि विच एसेट द टैक्स पेयर शुड एक्वायर टू गेट द बेनिफिट ऑफ एग्जम्पशन। तो पुरानी एसेट, ओरिजिनल एसेट ये आ गई जी हमारे पास, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, ये ओरिजिनल एसेट है। और अब वो नई एसेट कौन सी एक्वायर कर रहा है,
तो देखिए जी, नई एसेट जो एक्वायर की जा रही है वो है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी इन ऑर्डर टू शिफ्ट अंडरटेकिंग टू एनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेम है जैसा जी में था, सिर्फ फर्क क्या है, वहां हम नॉन अर्बन एरिया में लेके जा रहे थे और यहां हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लेके जा रहे हैं। अच्छा, अब वो जो कंडीशंस हैं, वो जो कंडीशन है वो क्या है, न्यू एसेट शुड बी परचेज विद इन 1 ईयर बिफोर और विद इन 3 ईयर्स आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ द ओरिजिनल एसेट। तो ये देखो डेट ऑफ ट्रांसफर है 1 ईयर बिफोर 3 ईयर्स आफ्टर, जिसको मैंने यूं भी डिस्कस किया है। ये देखिए डेट ऑफ ट्रांसफर, और ये 0 पे है तो इधर को क्या है -1। ये वाला ईयर कौन सा होता है, 0 ईयर होता है। ये कौन सा होता है, 1। तो इस तरह से क्या है कि मान लो ये डेट ऑफ ट्रांसफर है तो ये -1 +1 +2 +3, तो +1 +2 +3। तो यहां पे वो क्या किसके बीच में ले रहा है, 1 ईयर बिफोर 3 ईयर्स आफ्टर, राइट। तो नई एसेट, न्यू एसेट शुड बी परचेज्ड विद इन 1 ईयर बिफोर और विद इन 3 ईयर्स आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ द ओरिजिनल एसेट। ओके, ये भी अब वही सेम है। हाउ मच इज एग्जम्प्ट, इन्वेस्टमेंट इन द न्यू एसेट और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। तो इन दोनों में से जो हम GA में डिस्कस किया था कैपिटल गेन, और हमने जो बिल्डअप कॉन्फिडेंस था उसमें भी हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया, तो सेम है। कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम्स, यस एलिजिबल, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है। तो वो भी हमने आपको बताया कि कहां जैसे आएगा, वो आएगा सर यहाँ पे सेक्शन 139, यहां जैसे आएगा 30/7, अगर कंपनी होगी तो कुछ और होगा। तो ये आपके पास ड्यू डेट है फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न। तो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम, यस इट इज एलिजिबल। इज इट पॉसिबल टू रिवोक एग्जम्पशन इन सब्सिक्वेंट ईयर, यानी कि लॉक इन पीरियड, दैट इज ए 3 ईयर्स। तो क्या करते हैं हम, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जो एग्जम्पशन अवेल कर रखी होती है उसने, उसको माइनस करते हैं, उससे आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो जाती है और कैपिटल गेन आपका बढ़ जाता है, जो हमने 54 में भी डिस्कस किया। लेकिन फिर भी बी जैसे में आपको हमने फिर रिवाइज करा दिया कि कैसे जो है इसकी कैलकुलेशन की जाती है। ओके, तो अब उसके बाद हम 54 इसकी जो समरी है वो हम इकट्ठी बना देंगे। तो पहले हम 54GB भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखिए 54GB में एग्जम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी if net consideration is invested in the equity shares of an eligible company and in shares of eligible startups। तो ये आपके पास GB जो है वो एक नया जो है वो इंसर्ट किया गया है, नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है। तो इसमें क्या चीज है वो भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं, और क्या लास्ट इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर इसमें क्या चेंजेस की है वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैंने 2 बातें लिखी हैं, एक एलिजिबल कंपनी और दूसरी मैंने एलिजिबल स्टार्टअप्स 1 और 2 लिख लिया है यहाँ पे। इसका कुछ लॉजिक है, वो जो प्रॉपर्टी देखो हमने 54 में डिस्कस किया था, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी। फिर हमने 54F में डिस्कस किया, कोई भी एसेट बेच दो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लो। लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा उल्टा है, अब आप क्या कर रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और जो एलिजिबल कंपनीज हैं उनके शेयर्स खरीद रहे हैं। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमने 54 में भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, 54F में भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, लेकिन वहां एक्वायर कर रहे थे। अब हमारे पास 54GB में हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। और यहां ध्यान रखना मैंने वर्ड लिख दिया है नेट कंसिडरेशन, कैपिटल गेन नहीं लिखा है, तो 54F की तरह है। तो exemption of long-term capital gain on transfer of residential property if net consideration is invested in the equity shares of an eligible company and in shares of eligible startups। आपको याद होगा कि आजकल जो है वो स्टार्टअप का जमाना है, तो इसको स्टार्टअप को कैसे जो है प्रमोट किया जाए, तो 54GB ने उसमें हेल्प करी है। पहला क्वेश्चन है हु कैन क्लेम एग्जम्पशन, तो इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए है सिर्फ। Capital asset which is transferred can be any long-term capital, any long-term residential house property or land। तो क्या होना चाहिए, ओरिजिनल एसेट क्या होनी चाहिए, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और जिसके ऊपर हाउस प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई है, उस लैंड की हम यहां पे बात कर रहे हैं। तो ये आ गई जी मेरी ओरिजिनल एसेट, ठीक है जी।
ट्रांसफर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012 बट ऑन और बिफोर 31/3/2017। लेकिन ये सिर्फ होगा एलिजिबल कंपनीज के लिए, और ये जो 21 है ये है स्टार्टअप कंपनीज के लिए, राइट। ओके, इक्विटी शेयर्स बी परचेज्ड विद इन 1 year बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द ओरिजिनल एसेट इन एन एलिजिबल कंपनी। तो ये हमारे पास आ गया जी, राइट। और ये जो शेयर्स हैं वो कब परचेज होने चाहिए? ये होने चाहिए सर, ये हमारा डेट ऑफ ट्रांसफर आ गया, तो डेट ऑफ ट्रांसफर से, और ये 0 ईयर है, ये 1 है, ये 2 है, और 0 ईयर से इधर को -1, यानी कि इसी के बीच में ट्रांसफर परचेज होने चाहिए। सो इक्विटी शेयर बी परचेज विद इन 1 year बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द ओरिजिनल एसेट्स इन एन एलिजिबल कंपनी। ओके, तो पहले मेरे पास क्वेश्चन राइज होता है कि एलिजिबल कंपनीज कौन सी हैं। तो ये जो मैंने 1 लिखा है ये एलिजिबल कंपनी थी। कौन सी कंपनी? मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, MSMEs, मीडियम स्मॉल स्केल मीडियम इंडस्ट्रीज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME। अच्छा, वो क्या होनी चाहिए? एक तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए, और जिसकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 25 लाख से ज्यादा बट 10 करोड़ से कम होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके अगर आपने इक्विटी शेयर्स परचेज कर लिए, और कैसे परचेज किए? अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो इसलिए ये 1 कंपनी, ये आ गया एलिजिबल कंपनी, जो मैंने लिखा था 1 कंपनी, एलिजिबल कंपनी ये। और जो दूसरी कंपनी आ गई, वो जो अब नई ये चीज आ गई, वो क्या है? द कंपनी इज एन एलिजिबल स्टार्टअप। और दूसरा अब जो नई चेंजेस आई है इस बार, द कंपनी इज एन एलिजिबल स्टार्टअप, राइट। ओके, अब इसके साथ दोनों के लिए कॉमन है कि इट इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और बिफोर April 1st ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, बट ऑन और बिफोर द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। लो जी, रिटर्न ऑफ इनकम तो यहां जैसे आती है। तो क्या है, हमारा फोकस यहां होना चाहिए। ये अब देखिए, मैं बात कर लेता हूं यहां पे। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि कौन एलिजिबल है? इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ट्रांसफर क्या होना चाहिए? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। और आपके पास जो कैपिटल गेन होना चाहिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, और कैन बी लॉन्ग टर्म, और क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए। अब उसके द्वारा क्या किया होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट किस में होनी चाहिए? इक्विटी शेयर। और इक्विटी शेयर किसकी? स्पेसिफाइड कंपनीज। और अब जो स्पेसिफाइड कंपनीज हुई वो कितने? 1 साल के बीच में, ठीक है, बिफोर। अब पहले क्या था? सिर्फ एक कंपनी थी, वो थी MSMEs, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब कौन सी कंपनीज आ गई? अब आ गई हमारे पास एलिजिबल स्टार्टअप अंडरटेकिंग्स। एलिजिबल स्टार्टअप अंडरटेकिंग। सर, ये एलिजिबल स्टार्टअप अंडरटेकिंग्स क्या होते हैं? ये है एलिजिबल स्टार्टअप्स जो कि इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 April 2016 टू 31/3/2019 के बीच में, और जिनका टर्नओवर जो है वो लेस देन 25 करोड़ होना चाहिए इन प्रीवियस ईयर 2016-17 टू प्रीवियस ईयर 2021, और जो विच होल्ड्स ए सर्टिफिकेट्स ऑफ किसके लिए? एलिजिबल अंडरटेकिंग्स। किससे मिलना चाहिए वो? IMBC से। IMBC का मतलब होता है इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेट्स, ठीक है जी। अगर ये हुआ तो उसको बोलेंगे हम ESUs। ये ESU अब इनकॉर्पोरेट हुआ, एलिजिबल स्टार्टअप अंडरटेकिंग्स, एलिजिबल स्टार्टअप अंडरटेकिंग्स, ठीक है। अगर इसमें आपने पैसा दे दिया, इसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया, इसके शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो अब मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया एलिजिबल कंपनी और एलिजिबल स्टार्टअप्स। तो इनमें अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो एग्जम्पशन कितने की मिलेगी? तो आपको याद है 54F में, इफ द नेट कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट, तो क्या होगा? प्रोपोर्शनेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन। और नेट कंसिडरेशन कैसे आता है? सर, हमें पता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस होली एंड एक्सक्लूसिवली, पार्शियल और एक्सक्लूसिवली इन रिलेशन टू ट्रांसफर। उनको हम इसमें से माइनस कर देते हैं और हमारे पास आ जाता है नेट कंसिडरेशन, दैट इज नेट कंसिडरेशन, राइट।
ओके, तो ये जो नेट कंसिडरेशन प्रोपोर्शनेटली, सर हमें पता है 54F में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। और इफ न्यू कंसिडरेशन इज लेस देन कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, तो आप प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करो, 100% से ज्यादा होगा, इसलिए 100% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो एग्जम्प्ट होगा। ये मैंने जस्ट आपको शॉर्टकट इसलिए दे दिया कि कई बार आपको ये फार्मूला ना लगा करके सीधा 100% के ऊपर आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, राइट। ओके, तो अब सर हमारे पास 54GA की हमारे पास समरी आ गई। क्या है? NESC एसएससी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए GA के अंदर। लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, जो हमारा 54G था वैसा ही है, लेकिन अब फर्क क्या हो गया? न्यू लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहां नॉन अर्बन एरिया था। सेम कंडीशन है, 1 ईयर बिफोर 3 ईयर्स आफ्टर है। यस, टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है, इसलिए कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल होगी। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन, यस, लोअर ऑफ द कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लेस, और लॉक इन पीरियड कितना है? 3 ईयर्स। क्लियर है जी? ओके, तो अब GB की मेरे पास स्पेस नहीं है, आप अपनी समरी खुद तैयार कर सकते हैं, तो यहां पे आप तैयार कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि इसमें सिर्फ एसएससी कौन होगा? इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइड फैमिली। यहां एसेट कौन सी होगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इसलिए मैंने ये समरी आपके लिए तैयार कर दी थी। इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइड फैमिली, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और किसमें होना चाहिए? एलिजिबल शेयर्स में। इसलिए मैंने यहां पे समरी आपकी तैयार कर दी थी, आप उस समरी को वहां पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो अब हमारे पास, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो लास्ट है वो एक तरह से कंडीशंस ही हैं, तो दैट इज सेक्शन 54H। तो सेक्शन 54H में क्या है? एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर एक्वायरिंग न्यू एसेट्स और डिपोजिटिंग और इन्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। थोड़ा सा मैंने कंपल्सरी एक्विजिशन के टाइम पे डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी मैं आज डिस्कस करता हूं आपके साथ। देखिए, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैं पहले आपको बता देता हूं। कंपल्सरी एक्विजिशन में मान लीजिए कि आपके पास कोई लैंड थी, ठीक है जी, और गवर्नमेंट कह रही है कि देखो जी, ये लैंड तो हमने यहां पे रोड निकालना है, तो ये आपकी लैंड हमें कंपल्सरी एक्वायर करनी पड़ेगी, और ये लो जी, आपको हमने 2 लाख रुपए जो है इसके बदले में कंपनसेशन दे दिया। तो ये जो कंपनसेशन होता था, ये आपका क्या बन जाता था? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज 2 लाख रुपीज, राइट। फिर उसके बाद आप क्या करते थे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मान लीजिए कि आपने उसको 50,000 में एक्वायर किया था, तो आपके पास 1,50,000 रुपए आपका कैपिटल गेन बन जाता था, जिसके ऊपर टैक्स के रेट्स लगते थे, या फिर आप कोई अगर आप एग्जम्पशन लेना चाहते हैं तो लीजिए, बाकी जो है आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन हो जाता था, राइट। अच्छा, अब आप क्या है कि आप 2 लाख रुपए से जो है आप सेटिस्फाई नहीं है, आप बोलते हैं कि ये तो कंपनसेशन बहुत कम है, ठीक है जी। अगर आपका कंपनसेशन कम है तो आप क्या करते हैं? कोर्ट में चले जाते हैं, और कोर्ट में आप केस फाइल कर देते हैं कि मुझे जो कंपनसेशन दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा वो बहुत कम है। अब मान लो कि ये जो है ये 2000 मान लो 10-11 में हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैंड भी आपकी 10-11 में ली, और आपने जो कैपिटल गेन है वो उसके ऊपर जो टैक्स है वो भी कब दिया? 10-11 में दिया, ठीक है। लेकिन जाकर के 2019-20 में कोर्ट ने केस डिसाइड कर दिया, और आपको बोला गया कि ये जो 2 लाख रुपए है, नहीं, ये तो आपका जो है वो कंपनसेशन बनता है 18 लाख रुपए, ठीक है। तो क्या हुआ? जब लैंड अक्वायर करी और जो कंपनसेशन मिला, इसको हम बोलते हैं इनिशियल कंपनसेशन, थोड़ा सा इनिशियल कंपनसेशन, और इसको बोलते हैं एनहांस्ड कंपनसेशन। एनहांस्ड का मतलब बढ़ा हुआ कंपनसेशन, ये स्टार्टिंग में मिल गया था। अब आपको 18 लाख रुपए मिल गया। जब 18 लाख रुपए हुआ तो क्या हुआ? जो एक्विजिशन की डेट है और कंपनसेशन मिलने की डेट जो है वो अलग हो गई, इन दोनों के बीच में लैग आ गया, फर्क आ गया। जो फर्क आ जाता है तो उसके लिए हमारा सेक्शन 54H आ जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। तो क्या होगा? यहां पे अब मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो गया? यहां पे हो गया मेरे पास 18 लाख। ओके, तो 2 लाख रुपए के ऊपर आपने पहले एग्जम्पशन ले रखी है, तो इस गवर्नमेंट ने कहा कि 16 लाख रुपए इनको और दो, तो अब हमारे पास फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आ जाएगा? 16 लाख रुपए।
अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहां मेरी क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो मैंने यहां पे माइनस कर दी है। अब 16 लाख रुपए जो है मेरा कैपिटल गेन हो गया। अब मान लो मैं एग्जाम्पशन लेना चाहता हूं, तो अब मान लीजिए आपको बोला गया था 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर्स आफ्टर, मतलब जो भी थी 6 महीने के अंदर, ये तो वो तो टाइम पीरियड 10-11 में बीत चुका है। जब बीत चुका है तो अब अगर आप एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं 16 लाख रुपए के ऊपर, क्या आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, क्योंकि वो तो टाइम पीरियड जो था वो खत्म हो गया। तो बस वो 16 लाख रुपए के ऊपर अगर आप एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं किसी सेक्शन के अंदर, तो जो टाइम पीरियड है वो कहां से रेकन किया जाएगा, तो कहां से मेजर किया जाएगा, तो क्या 16 लाख से आगे जो है वो रेकन किया जाएगा, यानी कि अब मान लो 2 साल आगे, 1 साल पीछे, 3 साल आगे, 1 साल पीछे, तो क्या इस पीरियड से 19-20 से रेकन किया जाएगा कि 10-11 से रेकन किया जाएगा। तो ये जो बात है एग्जाम्पशन लेने के लिए वो कहां डिस्कस करी है, 54H में डिस्कस करी है। तो मुझे लगता है अब आपको लॉजिक क्लियर हो गया है। तो अगर ये क्लियर हो गया है तो देखिए अब क्या हुआ, एसेट कंपल्सरी एक्वायर्ड, कौन से प्रीवियस ईयर में आपको एसेट एक्वायर की और उसी में आपको क्या मिल गया, कैपिटल गेन। लेकिन जहां पे आपका जो प्रीवियस ईयर है कंपनसेशन एक्चुअली रिसीव्ड और कंपनसेशन आपको मिला बाद में, जैसे यहां पे क्या था 2010-11 और अब आपको कब मिला 2019-20। मैं किसकी बात कर रहा हूं, एनहांस्ड कंपनसेशन की बात कर रहा हूं, एनहांस्ड कंपनसेशन। ठीक है जी। तो ये तो 10-11 में है, तो इसमें क्या होगा, ये जो इनिशियल कंपनसेशन है उसकी बात है। तो इनिशियल कंपनसेशन तो खत्म ही हो गया जब आपकी कंपल्सरी एक्वायर करी और जब आपका कंपनसेशन मिला, इन दोनों के बीच में क्या है, गैप है, देयर इज अ टाइम गैप। अब जैसे मान लो यहां पे कितना है 9 इयर्स गैप है। ओके, अब इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड तो मैक्सिमम हमारे पास कितना था, 3 साल, 3 साल तो बीत चुके हैं, अब 9 साल आ गए। तो मैं अगर एग्जाम्पशन लेना चाहता हूं इस अमाउंट के ऊपर तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो क्या बोलता है, एज पर सेक्शन 54H द पीरियड फॉर एक्वायरिंग द न्यू एसेट बाय द असेसी रेफर टू इन सेक्शन, बहुत सारी की 54, जो मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 54D, 54EC एंड 54F, जो कि क्या थी, विद इन 6 मंथ्स, 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर्स आफ्टर, 1 ईयर बिफोर, 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो शैल बी रेकन्ड फ्रॉम, कहां से मेजर किए, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच कंपनसेशन एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑन विच द एसेट वाज ओरिजिनली ट्रांसफर्ड। अगर कहता है ऐसा केस है तो अब आपकी जो एग्जाम्पशन का जो टाइम पीरियड है वो यहां से मेजर नहीं होगा, 10-11 से नहीं होगा, वो कहां से मेजर होगा, 19-20 से होगा। तो यहां भी 18 लाख में से 2 लाख तो आपकी अलग इशू है, वो हमने डिस्कस कर लिया। 16 लाख रुपए जो है मेजर किया जाएगा वो 10-11 से नहीं किया जाएगा, वो 19-20 से किया जाएगा। ये कह रहा है 54। तो फायदा है ना 54H का। सो इट मीन्स, तो मैंने क्या कहा, इनिशियल कंपनसेशन आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। तो ये बात है एनहांस्ड कंपनसेशन, इट इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच सच कंपनसेशन इज रिसीव्ड फॉर एक्वायरिंग द न्यू एसेट अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC एंड 54F। यहां आप ले सकते हैं। एंड द टाइम लिमिट शैल बी डिटरमाइंड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एडिशनल कंपनसेशन। एडिशनल का मतलब एनहांस्ड कंपनसेशन, और जो एनहांस्ड कंपनसेशन आपको कहां मिल रहा है वो कहीं अलग से, अलग ईयर में मिल रहा है। बात क्लियर है। तो ये 54H बता रहा है आपको कि कहां से आपने इसको रेकन करना है। तो जब इसमें गैप होता है, जब इनमें गैप नहीं होता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जब इसमें गैप हो जाता है तो कौन सी सेक्शन आ जाती है, सेक्शन 54H आ जाती है, राइट। तो अभी तक हमने जो एग्जम्पशंस थी वो हमने डिस्कस कर ली। तो अब हमारे पास जो मास्टर चार्ट था वो कहता था कि जो आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कैपिटल गेन, चाहे वो लॉन्ग टर्म है चाहे शॉर्ट टर्म आपके पास आ रहा है, उसमें आपको एग्जम्पशंस मिलती हैं सेक्शन 54 से लेकर के 54H तक। तो जिसकी नॉलेज अब आपको हो गई है, इसको लेस करने के बाद आपके पास आ जाता है टैक्सेबल कैपिटल गेन। तो अब आपके पास टैक्सेबल कैपिटल गेन आ गया। तो हमारा जो अब लास्ट में अब हमारे पास क्या होगा, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें टैक्स रेट्स का पता होना चाहिए, और क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक जो हमने आपको बताया कि हम क्यों इसको कैपिटल गेन को 2 पार्ट में बांटते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म।
तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो बांटते हैं वो जनरली हम टैक्स लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बांट देते हैं। तो वो जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ यही बोला है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करो, लेकिन अगर बाय द वे आपको बोल दिया गया कि टैक्स लाइबिलिटी भी कैलकुलेट करो, तो आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए आपको उसकी नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है कि हाउ टू कंप्यूट द टैक्स ऑन कैपिटल गेन। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना पड़ेगा। और अब तकरीबन अब आप एक तरह से तैयार हो चुके हैं क्वेश्चन करने के लिए, कहां तक कैपिटल गेन कैलकुलेट करने तक। तो आप प्रैक्टिस भी कीजिए, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो होगा द हाउ टू कंप्यूट द टैक्स ऑन कैपिटल गेन। तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।